सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं हंटर हंटर के बारे में। ये कहानी है एक शिकारी परिवार की जो शिकार करके अपना घर चलाते हैं, मगर एक दिन जब एक शिकारी उनके पीछे लगता है तब उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक जंगल का दृश्य आता है। यहाँ पर हम जोसेफ नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके साथ उसकी बेटी है जिसका नाम है रेनी। ये लोग शिकारी हैं और शिकार करके ही अपना घर चलाते हैं। अभी ये चारों तरफ ट्रैप बिछाने के लिए आए हुए हैं ताकि नए नए शिकार को फंसा सके। इसी बीच रेनी अपने शिकार को दिखाती है जिसे इन लोगों ने आज ही मारा है। उसे देखने के बाद जोसेफ अपनी डायरी में उसके बारे में लिखने लगता है और ये लोग वापस आना शुरू कर देते हैं अपने घर की तरफ। रास्ते में इन्हें अपना एक ट्रैप नजर आता है। ट्रैप देखने के बाद इन्हें पता लगता है कि इसमें कोई जानवर फंसा था, लेकिन उसे कोई और लेकर के चला गया है। ट्रैप के अंदर सिर्फ जानवर का पैर है। इसे देखने के बाद रेनी कहती है कि जरूर इधर कोई प्रेडेटर घूम रहा है जिसने हमारे जानवर को खा लिया। हमें उसे चौकन्ना रहने की जरूरत है और अपने बाकी शिकार को बचाना है। दूसरी तरफ हम जोसेफ की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है यानी रेनी की माँ को। जितने भी जानवरों को इन लोगों ने मारा था उनकी चमड़ियों को लेकर के वो शहर की तरफ जा रही है क्योंकि उन्हीं चमड़ियों को बेच करके ये लोग पैसे बनाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब वो दुकानदार को चमड़ी देती है तब वो बहुत ही कम पैसे ऑफर करता है और कहता है कि अब रेट बहुत ही कम हो चुका है, जिसे सुनने के बाद इन परेशान होने लगती है। तब वो कुछ जानवरों के बारे में बताता है और कहता है कि सिर्फ इनकी ही चमड़ियाँ महंगी हैं, अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तब इन जानवरों की चमड़ियों को लेकर के आओ। इसी बीच चैन की नजर पड़ती है दीवार पे। वो देखती है कि बहुत सारे घर बिक रहे हैं। फिर वो उनमें से एक ब्रोशर को लेकर के चली आती है जिससे हमें पता लगता है कि ये लोग नया घर खरीदने की भी सोच रहे हैं, मगर इनकी माली हालत इतनी खराब है कि इन्हें उसी पुराने घर में रहना पड़ रहा है। वहाँ से बाहर आने के बाद एन की नजर पड़ती है एक स्कूल बस पे जिसमें से एक बच्ची बाहर आती है और उसकी माँ उसे लेकर के जाने लगती है। इस दृश्य को देखने के बाद एन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है। उसे अपनी बच्ची की याद आती है कि उसकी बच्ची की उम्र भी स्कूल जाने की है, मगर इनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपनी बच्ची को स्कूल भेज सके। एन बहुत ही निराश होती है इस चीज को देख करके। वो वापस चली आती है घर पे। हम देखते हैं कि एन बहुत कम चीजों को लेकर के आई है क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं थे। वो वही चीजें लाई है जिससे इनका खाना पीना हो सके। वो ऐसे ही बाहर बैठी रहती है। तभी उसे अपने कुत्ते की आवाज सुनाई पड़ती है। इनके पास एक कुत्ता है जिसे जोसेफ और रेनी हमेशा ही शिकार पे लेकर के जाते हैं। जब वो भौंकता है उसकी आवाज सुनने के बाद एन खुश हो जाती है। जोसेफ अंदर आता है और अंदर आने के बाद जानवर की चमड़ी उतारना शुरू कर देता है। वो एक एक चीज को बताता है रेनी को कि चमड़ी कैसे उतारते हैं ताकि वो खराब ना हो और चमड़ी काम की रह जाए। एन भी इन बातों को सुनती है। रेनी बहुत ही होशियार लड़की है। एक बार वो इन बातों को सुनती है, उसके बाद जोसेफ के सारे सवालों के जवाब बड़े ही आसानी से दे देती है। रात में ये सारे लोग बैठ करके डिनर करने लगते हैं। तब एन रेनी से पूछती है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, आज तुमने क्या क्या सीखा। रेनी कहती है कि दिन बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक भेड़िया हमारा शिकार लेकर के चला गया। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। जैसे ही भेड़िए की बात यहाँ पर एन सुनती है उसकी हालत खराब होने लगती है। वो रेनी को कहती है कि बाकी का खाना तुम अपने कमरे में जाकर के खाओ, मुझे जोसेफ से कुछ बात करनी है। जैसे ही रेनी यहाँ से जाती है एन कहती है कि भेड़िए वाली बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तुम्हें पता भी है कि भेड़िया कितना खतरनाक होता है। पहले वो जानवरों को खाएगा, फिर भी उसका पेट नहीं भरेगा, तब वो आएगा हमारे पास। हमें उसे रिपोर्ट करना चाहिए। मुझे सबकी चिंता हो रही है। जोसेफ कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं परेशानियों से भागने वाला नहीं। जल्दी उस भेड़िए को मैं ठिकाने लगा दूंगा। ये सारी चीजें तुम मुझ पे छोड़। एन कहती है कि तुम्हें बातें समझ में क्यों नहीं आती। हम जंगल के बीचों बीच अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते। वो उसी ब्रोशर को दिखाती है जिसमें घर के बारे में लिखा है। वो कहती है कि हमें बाहर जाना चाहिए और अच्छे घर में रहना चाहिए, ना कि इस जंगल में। मैं अब यहाँ पे नहीं रहना चाहती। मैं भी यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। बाकी लोगों की तरह आम जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मगर जोसेफ इन बातों को बदल देता है ताकि उसे जवाब ना देना पड़े। तब एन जाती है रेनी के कमरे में। उसे सोता हुआ देखती है। तभी उसकी नजर पड़ती है बाहर। वो देखती है कि जोसेफ अभी भी बाहर है। बाहर आने के बाद वो कहती है कि तुम एक बार फिर से सोच लो, क्या हम ऐसी जिंदगी जीना डिजर्व करते हैं। रेनी की ये उम्र है कि वो दुनिया देखे, वो मैथ्स के बारे में सोचे, लड़कों के बारे में सोचे, ना कि भेड़िए और शिकार के बारे में। हमारी जिंदगी तो खराब है ही, हम उस बच्ची की भी जिंदगी खराब कर रहे हैं। उसकी पूरी दुनिया ये जंगल और शिकार बन के रह गया है। वो इससे अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है। उसे स्कूल जाना चाहिए और अपनी उम्र के बच्चों के साथ रहना चाहिए। मगर जोसेफ साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हम चाह के भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है। यही हमारा आखिरी घर है, हमें यहीं पर रहना है। हमारी माली हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि हम बाहर जाके रह सके। तुम जो घर दिखा रही हो, तुम्हें शायद पता भी नहीं है कि वो घर कितना महंगा है। मैं इस बारे में दोबारा बात भी नहीं करना चाहता। इन बातों को सुनने के बाद एन नाराज हो जाती है क्योंकि
क्योंकि अब उसे पता नहीं कि वो क्या बोले। वो चली आती है कमरे। थोड़ी देर के बाद जोसेफ आता है। तब देखता है कि एन रो रही है। वो उसे संभालता है और कहता है कि मैं अपनी कोशिश करूंगा कि मैं सारी चीजों को ठीक कर दूं। ये दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह सुबह उठता है जोसेफ और भेड़िए को मारने की तैयारी करने लगता है। वो एक एक करके सारी चीजों को बाहर निकालता है जो उसे शिकार में काम आए और धीरे धीरे जाता है अपने घर से बाहर। तभी वो देखता है कि रेनी भी पूरे तरीके से तैयार है उसके साथ जाने के लिए। वो कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी। जोसेफ कहता है कि मैं तुम्हें साथ लेकर के नहीं चल सकता। ये शिकार बहुत ही खतरनाक है। हम उसका शिकार करने जा रहे हैं मगर हम उसका भी शिकार बन सकते हैं अगर एक भी गलती हुई तो। रेनी कहती है कि आपके साथ इतना समय रह करके मैं भी शिकार करना सीख चुकी हूँ। मुझे पता है कि वो कैसे सोचता है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। बस मैं आपके साथ चलना चाहती ताकि मैं आपका साथ दे सकूं। इन बातों को सुनने के बाद अब जोसेफ भी मान जाता है और साथ लेकर के चला जाता है उसे। थोड़ी देर के बाद एन की आंख खुलती है। वो देखती है कि ये दोनों गायब है इतनी सुबह सुबह। अब एन परेशान होने लगती है रेनी के लिए। वो तुरंत वॉकी टॉकी से बात करती है जोसेफ से। उससे कहती है कि तुम अपने साथ रेनी को लेकर के क्यों गए। जोसेफ कहते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, हम बस उसे ढूंढ रहे हैं। एक बार मुझे पता लग जाएगा कि अब शिकार की तैयारी शुरू हो रही है तब मैं इसे खुद घर पे भेज दूंगा। इन बातों को सुनने के बाद एन भी मान जाती है। ये लोग ऐसे ही धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर के बाद जोसेफ को भेड़िए के पैरों के निशान नजर आने शुरू हो जाते हैं। वो समझ जाता है कि भेड़िया अगल बगल में ही है। तब वो रेनी को कहता है कि तुम घर वापस जाओ, मुझे आने में थोड़ा समय लग सकता है। अब रेनी यहाँ से वापस जाने लगती है। रास्ते में वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो भी अब डरने लगती है। उसे ऐसा लग रहा है कि अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं और कोई उसका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एन को जो पानी लेकर के आ रही है घर के लिए। उसे भी ऐसा ही लग रहा है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और उसे भी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई पड़ती हैं। कैसे भी वो घर पे चली आती है और इंतजार करने लगती है रेनी का। थोड़ी दूर आने के बाद रेनी को लगता है कि उसे देखना चाहिए। तब वो अपनी बंदूक निकाल करके पीछे देखने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जोसेफ को जिसे वो भेड़िया नजर आ चुका है। वो तुरंत अपनी राइफल निकालता है और निशाना लगाना शुरू कर देता है। अब भेड़िया उसके निशाने पे है। तब वो ट्रिगर दबाता है मगर गोली चलने के बाद उसे ये नहीं लगता कि भेड़िया अभी भी मरा है। वो जानता है कि वो भेड़िया अभी भी जिंदा है। वो जाता है भेड़िए के पास। तब वो देखता है कि ये भेड़िया किसी जानवर को नहीं बल्कि एक इंसान के हाथ को खा रहा था। इस चीज को देखने के बाद अब जोसेफ के भी होश उड़ जाते हैं कि ये भेड़िया आदमखोर हो चुका है। वो अब कुछ भी कर सकता है। उसने इंसान के मांस को चख लिया। यानी अब ये भेड़िया और भी ज्यादा खतरनाक है। जोसेफ को जितनी जल्दी हो सके उसे मारना पड़ेगा। वो जंगल में आगे बढ़ने लगता है उस भेड़िए को ढूंढने के लिए। थोड़ी दूर आने के बाद उसे बहुत सारी लाशें नजर आती हैं। ये सारी की सारी लाशें लड़कियों की हैं जिनको किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मारा है और उन्हें मारने से पहले उनका बलात्कार भी किया है। यानी कि इस जंगल में एक भेड़िए के साथ साथ एक साइको भी घूम रहा है जो सिर्फ लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। इसीलिए जोसेफ की परेशानी और भी बढ़ चुकी है क्योंकि उसके घर में भी 2 लड़कियां हैं और वो नहीं चाहता कि उनके साथ ऐसा कुछ भी हो। वो तुरंत आता है घर पे मगर इन दोनों को कुछ भी नहीं बताता वरना ये लोग और भी ज्यादा डर जाएंगे। और वो प्लानिंग करने लगता है कि कैसे वो उन दोनों को ठिकाने लगाएगा, उस भेड़िए को और उस साइको को। वो पूरी रात अपनी प्लानिंग करते रहता है और सुबह सुबह निकल जाता है जंगल। उसी जगह पे जाता है जहाँ पर उस साइको ने सारी लड़कियों को रखा है और वहीं से एन को इन्फॉर्म करता है कि कहीं वो रात में घर नहीं आएगा। वो हर जगह उस भेड़िए को ढूंढने जा रहा है। वो जब तक उसे मार न दे तब तक वो कहीं वापस नहीं आएगा। एन भी इन बातों को समझ जाती है। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं एन और रेनी को नदी के पास। जब वो लोग नदी के पास बैठे होते हैं थोड़ी देर के बाद रेनी को एहसास होता है कि उनका कुत्ता गायब है। वो आगे बढ़ने लगती है अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए। तभी उसकी नजर पड़ती है भेड़िए पे। भेड़िए को देखने के बाद वो डर जाती है। एन भी डर जाती है। वो रेनी के सामने खड़ी होकर के जोर जोर से चिल्लाती है। इनकी चीखों को सुनने के बाद भेड़िया यहाँ से भाग जाता है। तब ये लोग भी भागना शुरू कर देते हैं। घर पहुंचने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इनका कुत्ता अभी भी बाहर है। तब एन बंदूक लेकर के आती है बाहर। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद वो देखती है कि उसके कुत्ते को भेड़िए ने मार दिया है। तब वो वापस चली आती है घर पे मगर रेनी को कुछ भी नहीं बताती वरना वो डर जाएगी। वो कहती है कि अभी मुझे टोबा नहीं मिला, जैसे ही तुम्हारे पापा आते हैं तब हम लोग अंदर जा करके ढूंढेंगे। अब रात ऐसे ही बीतने लगती है मगर पूरे रात जोसेफ वापस नहीं आता। सुबह सुबह ये लोग निकल पड़ते हैं अपने सारे ट्रैप्स को देखने के लिए। आज भी वही हुआ है। इनके ट्रैप्स में सिर्फ जानवर का पैर मिलता है, यानी पूरे के पूरे जानवर को उस भेड़िए ने खा लिया है। इसी बीच एन की नजर पड़ती है उस भेड़िए की टट्टी पे जिसमें उसे अंगूठी नजर आती है। अंगूठी को देखने के बाद एन को एहसास होता है कि भेड़िया इंसानों को भी खा रहा है। अब एन बहुत ही बुरी तरीके से डरी हुई है। वो बिना वक्त गवाए पहुंच जाती है यहाँ के पुलिस वालों के पास और उन्हें कहती है कि हमारे एरिया के अगल बगल में एक भेड़िया घूम रहा है जो बहुत ही खतरनाक है। वो इंसानों को खा रहा है। उसकी टट्टी में मुझे अंगूठी मिली है। ये जरूर किसी इंसान की है जिसे उसने मार दिया है। दूसरी तरफ हम यहाँ के शेरिफ को देखते हैं जो एक मरे हुए भालू को लेकर के आ रहा होता है। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है उसकी नजर पड़ती है एन पे। एन पूरी बात बताती है। तब ये लोग कहते हैं कि हम भेड़िए को नहीं मार सकते, ये जंगल है और भेड़िए यही करते हैं। आज तक किसी भेड़िए पे कार्यवाही नहीं हुई। अगर कोई भी ऐसा केस लेकर के आता है तो हम उसे यही कहते हैं कि वो जंगल छोड़ करके बाहर चला जाए, क्योंकि अगर आप जंगल में रहेंगे तब जानवर आप पे हमला करेंगे ही। हम सारे जानवरों को नहीं मार सकते, उल्टा आप लोगों पे कार्यवाही होनी चाहिए। आप लोग जंगल में
शिकार करते हैं जो कि गैर कानूनी है। अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर कभी भी कोई कंप्लेन आया तो हम आपके ऊपर जरूर कार्यवाही करेंगे। इन बातों को सुनने के बाद एन वापस चली आती है। इनका सारा शिकार धीरे धीरे गायब हो रहा है। अब इनके पास पैसे भी नहीं है। ये लोग थोड़ा बहुत सामान लेकर के चले आते हैं शहर से। इन एक हिरण को मार करके लाती है ताकि रात का खाना हो सके। उसे मारने से पहले वो रेनी को कहती है कि वो उसे सिखाए कि चमड़ी कैसे उतारते हैं। तब ये दोनों मिल करके हिरण की चमड़ी को उतारते हैं और रात का खाना खाना शुरू कर देते हैं। जब ये लोग रात में सो रहे होते हैं तभी वॉकी टॉकी पर हलचल होती है, जिसे सुनने के बाद एन जग जाती है। थोड़ी देर के बाद उसे जंगल में किसी के चीखने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तब ये दोनों भागते हुए आते हैं बाहर। ये लोग देखते हैं कि ये जोसेफ नहीं है, कोई और ही आदमी है। तब एन चली आती है अंदर रेनी को लेकर के और एक छोटे से स्ट्रेचर को लेकर के जाती है उस आदमी को लेकर के अंदर अंदर लाने के बाद वो देखती है कि आदमी बुरी तरीके से घायल है और इसके पैर पर भी चोट लगी हुई है। तब एन उसका उपचार करना शुरू कर देती है। थोड़े समय के बाद हम शेरिफ को देखते हैं जंगल में। 2 दिन पहले जब वो यहाँ से गुजर रहा था तब उसे एक कार नजर आई थी। वो कार अभी भी यहीं पर है। अब शेरिफ को शक होना शुरू हो जाता है। वो तुरंत उस कार का नंबर नोट कर लेता है अपनी डायरी में। दूसरी तरफ सुबह सुबह रेनी जैसे ही उस आदमी के पास जाती है वो आदमी होश में आ जाता है। तब वो डर करके चली आती है बाहर और एन से कहती है कि पापा हमेशा कहा करते थे कि किसी भी अनजान आदमी पर कभी भी भरोसा मत करना। एन कहती है कि ये मामला अलग है। वो आदमी बहुत ही बुरी तरीके से घायल था। अगर तुम्हारे पापा होते तब वो भी इसकी मदद करते। इसी बीच ये लोग देखते हैं कि आदमी होश में आ चुका है। जब एन इससे बात करती है तब हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम है लू। एन कहती है कि ये जंगल बहुत ही सुनसान है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। आखिर तुम यहाँ पर आए कैसे? लू कहता है कि इसी चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया कि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है। मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। मैं यहाँ पर जानवरों की तस्वीरें लेने आया था, लेकिन जंगल के बीचों बीच मेरी गाड़ी खराब हो गई। तब मैं पैदल ही चलने लगा जंगल में। तभी किसी जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। तब से मुझे कुछ भी याद नहीं। इन बातों को सुनने के बाद इन समझ जाती है कि इस पर भेड़िए ने हमला किया है। इस आदमी की हालत खराब हो रही है। ये आदमी चाहता है कि इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के जाया जाए, मगर इन समझती है कि अगर ये लोग बाहर गए और इन लोगों पर भेड़िए ने हमला किया तब ये भाग नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी हालत खराब है। फिर भी ये लोग कोशिश करते हैं कि ये लोग कार तक चले जाएं। जैसे ये लोग लू को लेकर के बाहर जाते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है। तब सारे लोग वापस चले आते हैं घर के अंदर। दूसरी तरफ हम शेरिफ को देखते हैं जो सारी चीजों को ध्यान से देख रहा है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां गायब हुई हैं जिन सबका रिपोर्ट इनके पास आया है और शेरिफ को एक गाड़ी नजर आई है। उसे लगता है कि इन सबका कोई कनेक्शन है। ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि लू की है, जैसे उसने कहानी बताई है। वो चला आता है उस गाड़ी के पास और धीरे धीरे करके जंगल में आगे बढ़ता है। तभी वो उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पर सारी लड़कियों की लाशें हैं। इन लाशों को देखने के बाद उसकी भी हालत खराब होने लगी। उसने जैसे ही एक कदम पीछे रखा उसका पैर भी फंस गया ट्रैप में। तब वो गिरा जमीन पे और थोड़ा सा हिलने के बाद उसका हाथ भी ट्रैप में फंस गया, यानी कि अब वो यहीं पे फंस चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इनको जो रात भर पहरा देती रहती है और इंतजार करने लगती है जोसेफ का, लेकिन पूरी रात ना भेड़िया आता है न जोसेफ। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं लूसी नाम के ऑफिसर को। जब वो वापस आती है देखती है कि शेरिफ की पत्नी ने बार बार मैसेज किया है, जिससे उसे पता लग जाता है कि वो अभी तक घर नहीं गया। तब वो सामने के नक्शे को देखती है कि आखिर शेरिफ कहाँ जा सकता है। उसे एक पिन नजर आता है जिससे वो समझ जाती है कि शेरिफ यहीं पर है। तब वो भी निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एन को। उसे लग रहा है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ती है जोसेफ को ढूंढने के लिए। तभी उसे ट्रैप में एक छोटा सा रैबिट फंसा हुआ नजर आता है जिसे अब उसे मारना पड़ेगा। रैबिट को मारने के बाद एन बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है और दोबारा आगे चलना शुरू करती है। थोड़ी देर के बाद वो देखती है कि जोसेफ आगे गिरा हुआ है और उसकी मौत हो गई है। जोसेफ को देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। जब वो जोसेफ के पूरे शरीर को देखती है तब उसे एहसास होता है कि इसे किसी भेड़िए ने नहीं बल्कि इंसान ने मारा है। तब धीरे धीरे एन को सारी बातें समझ में आती हैं कि इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लू ही है। और लू जब मार रहा था जोसेफ को तब जोसेफ ने भी उस पर हमला किया और इसी बीच लू घायल हो गया, यानी कि लू ही वो कातिल है जो इतनी सारी लड़कियों को मार रहा है और उसने जोसेफ को भी मार दिया। अब एन बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसे एहसास होता है कि जिस आदमी ने उसके पति को मारा वो तब से उसका उपचार कर रही थी और अपनी बेटी के साथ उसने उस आदमी को अकेला अपने घर में छोड़ दिया। वो भागने लगती है अपने घर की तरफ जाने के लिए। दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं जो उस जगह पे पहुंच चुकी है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है शेरिफ हवा में गोली चलाता है, जिसकी आवाज सुनने के बाद वो आती है शेरिफ के पास। देखती है कि शेरिफ बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ है और वो चाह के भी उसे नहीं निकाल सकती। शेरिफ कहता है कि जाओ और जल्दी मदद लेकर के आओ, तो वो मदद लाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ इन भागती हुई आती है अपने घर पे। कमरे के अंदर वो जैसे ही दाखिल होती है देखती है कि रेनी बिल्कुल सुरक्षित है। तभी पीछे से आकर के उस पर हमला कर देता है और गिरा देता है जमीन पे। तब एन के हाथ से गोली चल जाती है। गोली की आवाज सुनने के बाद यहाँ पर रेनी भी आ जाती है, लेकिन तब तक लू ने बेहोश कर दिया है एन को। दूसरी तरफ लूसी मदद लेकर के आती है शेरिफ के पास, लेकिन इन लोगों ने बहुत देर कर दी। शेरिफ की मौत हो चुकी है, मगर फिर भी इतनी सारी लाशों को देखने के बाद सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी इन्हें खून की बूंदें नजर आती हैं, जिनका पीछा करना ये लोग शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अब होश आता
बुलाता है एन को, तब वो देखती है कि लू उसके सामने ही है। वो बार बार उससे कहता है कि मुझे बताओ गाड़ी की चाबी कहाँ पे है। एन कहती है कि रेनी कहाँ पे है, मुझे उससे बात करना है। तब लू थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और कहता है कि ये सारी चीजें कभी भी नहीं होती अगर तुम्हारा पति मेरे बीच में नहीं आता। वो मेरे बीच में आया इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। एन समझ जाती है कि ये उसे भी मार देगा। वो दोबारा एन को मारता है और बाहर आकर के अपनी सारी चीजों को जलाना शुरू कर देता है। उन्हें जलाने के बाद वो अंदर जाता है एन के पास और उसका बलात्कार करना शुरू कर देता है। तभी एन उसका मुंह फंसा देती है एक ट्रैप में, फिर एक डंडे से उसके सर पे हमला करती है और भागती हुई आती है रेनी के कमरे में। यहाँ आने के बाद वो देखती है कि रेनी की लाश पड़ी है। इस दरिंदे ने पहले रेनी का भी बलात्कार किया है, उसके बाद उसे बेरहमी से मारा है। अब एन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। एक माँ के लिए यह मंजर बहुत ही ज्यादा भयानक था। वो भागती हुई आती है उस आदमी के पास और उसे लटका देती है। उसके बाद अपने कान पे हेडफोन्स लगाती है और एक एक करके इसकी चमड़ी उतारना शुरू कर देती है, जैसे ये लोग जानवरों की चमड़ी उतारते थे। ये आदमी जोर जोर से चिल्लाते रहता है। इसकी चीखों को सुनने के बाद पुलिस वाले इधर ही आने लगते हैं। तब तक एन ने उसके पूरे शरीर की चमड़ी उतार दी है। अंत में वो उसके चेहरे की चमड़ी उतार रही है। जैसे ही पुलिस वाले दरवाजे पे आते हैं, एन बाहर आती है। उसके हाथ में लू के चेहरे की चमड़ी है, जिसे देखने के बाद पुलिस वालों की हालत खराब हो जाती है। वो समझ नहीं पाते कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। एन अब चमड़ी को फेंकती है और बैठ जाती है दरवाजे पे। तब पुलिस वाले जाते हैं अंदर। अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि लू की पूरी चमड़ी उतार दी गई है, मगर वो अभी भी जिंदा है। मगर इनके देखते देखते उसकी मौत हो जाती है। बाहर हम लू को देखते हैं जो फूट फूट के रो रही है, क्योंकि उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। थोड़ी देर के बाद वो इस गाने को बंद करती है और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।